सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स और मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट एंड दोस्त आर्ची। आज का दिन सारे भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज भारत के इतिहास में कुछ नया जुड़ने जा रहा है। आज जब आधे से ज्यादा देश नींद में था तब चंद्रयान 1 अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुका था, जो भारत का सबसे पहला चांद पर भेजे जाने वाला उपग्रह है। चंद्रमा के कक्ष में उपग्रह भेजने वाला भारत तीसरा एशियाई देश है। इससे पहले जापान, चाइना अपने उपग्रह भेज चुके हैं, लेकिन खास बात ये है कि अन्य एशियाई देशों के मुकाबले हमारे चंद्रयान पर बहुत कम खर्चा हुआ है। पर क्या आप इसकी लागत और वजन के बारे में जानते हैं? इसका वजन है 1380 केजी, जिसमें 11 उपकरण हैं, जिसमें से 5 भारतीय और 6 विदेशी हैं। 386 करोड़ की लागत वाला ये यान बहुत ही तकनीकी है। इसमें समय पर सही सूचनाओं के लिए 32 और 18 मीटर व्यास के 2 विशाल डिश एंटीना लगाए गए हैं। रॉकेट में कुल 43 टन का ईंधन भरा गया। चंद्रयान 1 को चांद की कक्षा में स्थापित होने में 5 दिन का समय लगेगा। ये तो बात हुई चंद्रयान 1 की, पर क्या आपको पता है सरकार ने चंद्रयान 2 को मंजूरी दे दी है और ये 2012 तक छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ भारत ने ये भी डिसाइड किया कि 2020 तक वो पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड विद ऑल दीज न्यूज। चंद्रयान 1 के ऊपर बातचीत तो चलती ही रहेगी, साथ में मैं आपको बताऊंगी कि इसका आइडिया कैसे, कब, क्यों, कहाँ आया। उससे पहले मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं आर्ची कोहली ऑन सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स। सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स और हम बात करें भारत के सबसे बड़े सपने की, जो आज साकार होने की कगार पर है और साथ ही साथ इसके रिजल्ट हमें मिल जाएंगे 5 दिन के अंदर अंदर। वाओ, आई एम सो वेरी एक्साइटेड। पर क्या आपको पता है ये सपना देखा किसने था? ये सपना देखा था होमी बाबा और साथ ही साथ विक्रम साराभाई ने। आज इस चंद्रयान को भेज दिया गया है और हम सब भारतीय बहुत खुश हैं। चंद्रयान 1 आज बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। पर क्या आप इसके लक्ष्य के बारे में जानते हैं? चंद्रयान 1 के साथ भेजे गए हैं 5 पेलोड्स, जिनका काम कुछ अलग अलग है। टेरेन मैपिंग कैमरा जो 3D एटलस बनाएगा चांद का, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर जो कि चांद पर खनिजों की उपस्थितियों का हमें पता लगा के बताएगा, हाई एनर्जी एक्सरे ये रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में पता लगाएगा, एक्सरे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमीटर ये चांद पर मौजूद धातुओं के बारे में हमें पता लगा के बताएगा, लूनर लेजर रेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो चंद्रमा की सतह पर जाके वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करेगा, और आखिरी है MIP जिसका मतलब है मून इम्पैक्ट प्रोब। इस पर हमारे भारत देश का झंडा है जो हमारे प्राइड और ऑनर का प्रतीक है। तो हम भी यही आशा करते हैं कि भारत से भेजा ये चंद्रयान 1 अपने कार्यभार को पूरा करते हुए धरती पर लौटे। चंद्रयान 1 की और जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर TPS शशि कुमार जी और डॉक्टर रत्नेश पाठक। तब तक आप सुनते रहिए सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स। हम सुन रहे हैं सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लेसन्स और आज मेरी बात सुनकर आप जरूर गर्व महसूस करेंगे और करने की बात भी है। आखिर कितना सुनहरा होगा वो क्षण जब भारत का तिरंगा चांद पर अपनी लालिमा बिखेरेगा। जी हाँ, भारत के इस प्रयास की शुरुआत बेंगलोर से 22 अक्टूबर 2008 को की जा रही है और जो सैटेलाइट इससे अंजाम देगी वो है चंद्रयान। जहां एक तरफ ये गर्व की बात है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जैसा एक प्रश्न भी सामने आ रहा है, क्योंकि भारतवर्ष में चंद्रमा को देव माना गया है और भारतीय संस्कृति के अनुसार यह पूजनीय है। इस विवाद पर चर्चा करने के लिए और लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर TPS शशि कुमार जी, साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और पंडित जी डॉक्टर रत्नेश पाठक जी। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रयान के क्या क्या लाभ हैं? First of all, it's a pride for Indian and especially for ISRO to have a mission to moon. It has got a lot of technological specimen which is getting proved, and more than that, it's a inquisitiveness of scientists which is getting satisfied by this mission. भारत में चंद्रमा को पूजा जाता है और इस तरह के प्रयास करना कहाँ तक ठीक है पंडित जी?
देखिए, वैज्ञानिक लोगों के दृष्टिकोण की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दो चीजें बहुत विडंबनापूर्ण लगती हैं। वो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक हम लोग के यहाँ कहावत है, हम लोग कहते हैं कि भाई घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो ये तो हालात हैं कि BSNL कह रहा है कि वो सारे ग्रामीणों को 20 रुपए में फ़ोन देगा, तो ग्रामीण उस फ़ोन को खाएंगे, चबाएंगे या उससे बात करेंगे भगवान जी से। तो बड़ा अच्छा है ये तो। एक आप हमें चंद्रमा दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वो मिशन भी करें, लेकिन कहीं जरा एक बार रुक के ये समझाएं कि वो धर्म जो पर्यावरण की बात करता था, वो धर्म जो सहजीविता की बात करता था, कोएग्जिस्टेंस की बात करता था, पर्यावरण के साथ रहने की बात करता था, ग्रहों नक्षत्रों को एक स्थान पर रखकर अपने पर्यावरण के साथ उससे उपलब्ध वस्तुओं को भोगने की बात करता था, उसको जाके आपने जबरदस्ती उसमें उंगली कर दिया, उसको परेशान कर दिया, उसमें ओजोन लेयर बना दी, उस ओजोन लेयर में छेद भी कर दिया, उससे पर्यावरण को भी डिस्टर्ब कर दिया। ऊपर जाके आपने जाने क्या क्या करा है, कई चंद्रयान ध्वस्त कर दिए, कई चंद्रयान ऊपर छोड़ दिए, वो घूम रहे हैं, वो मटेरियलाइज्ड हो गए हैं, अब वो किसी दिन आके पृथ्वी से टकरा जाएंगे। तो ये हवा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? उत्सुकता की बात ठीक है, आप जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो मूल बात यह है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो अभी तो खाने के लिए अनाज नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है, कपड़े नहीं है, आम लोगों के लिए संसाधन की वस्तुएं नहीं है जो आम आदमी को चाहिए। तो उस पर तो कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कोई जो आवश्यकताएं हैं वैज्ञानिक वर्ग से उसकी पूर्णाहुति नहीं हो रही है। आम आदमी स्वस्थ नहीं है, उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उस स्वास्थ्य के लिए जो मौलिक मूलभूत चिकित्सा की जरूरतें हैं उस पर प्रयास नहीं हो रहे हैं। अब हम एक चंद्रयान भेज देंगे ऊपर, 2000 करोड़ 700 करोड़ या जितने भी करोड़ या अरब खरब रुपए का एक वो प्रोजेक्ट होगा, उससे हम उसको ऊपर भेज देंगे। पर गेहूं की फसल कितनी होगी इस पर चर्चा नहीं होगी, वो उगेगा ज्यादा या नहीं उगेगा इस पर चर्चा नहीं होगी, कैंसर जैसे रोग का उन्मूलन होगा या नहीं होगा उस पर कोई वैज्ञानिक शोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने, अब इसको एक दूसरी कहावत है जो धर्म से जोड़कर मत देखिए, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह सच कहावत है कि भाई दूसरे का सिंदूर देख के अपना मांग फोड़ लो। तो अब अमेरिका ने एक चंद्रयान भेज दिया, तो रसिया ने भी एक चंद्रयान भेज दिया, तो हम भी एक चंद्रयान भेजेंगे। तो वो हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक कविता है कि एक रहन ईर, एक रहन बीर, एक रहन फत्ते, एक रहन हम। तो अब वही ईर कहन बीर पे कहन फत्तेन कहे हम भी कूद जाएं, तो ये फत्ते कूद गए। अब तो हिंदुस्तान की हालत ये है कि यहाँ पर वास्तव में जो आवश्यकता के लिए वैज्ञानिक प्रयोग होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, दिखाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। तो जो मूलभूत आवश्यकता हमारी है वो आम जनसंख्या या आम आबादी या आम जनता को वो सुविधाएं देने के लिए जिस तरीके के शोध कार्य होने चाहिए, जिस तरीके के आविष्कार होने चाहिए, वो न होकर ऋषियों ने क्या किया था? ऋषियों ने आम जनता के हित में आविष्कार किए थे, लेकिन बाद में जो उसका आप कहें अगर कि वो भ्रष्ट हुआ या उसमें पथभ्रष्ट हो गया वो आविष्कार या परियोजनाएं विज्ञान की, तो उसका एक कारण ये था कि उसका उपयोग गलत लोगों के हाथ में चला गया और दुरुपयोग होने शुरू हो गए, दिखावे के लिए उनका प्रयोग होना शुरू हो गया। अब बाणों का कभी प्रयोग हुआ था जिसको आज ये लोग कहते हैं वैज्ञानिक लोग कि वो मिसाइल नहीं थे, लेकिन आज उसी कहीं ना कहीं उसी को आधार मानकर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है या मिसाइल का आविष्कार किया जा रहा है। रॉकेट का एक जो आविष्कार है वो भी तकरीबन वही परंपरा या वही ज्ञान था जिसके ऊपर आधारित है। तो अब नया क्या हो रहा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नया सिर्फ ये हो रहा है कि उस ढेर सारा पैसा जो है उसको कहीं ना कहीं घर का उर्दी ले जाके जीवर में डालने वाली बात हो रही है। तो जी हम एक चंद्रयान भेज देंगे, हम खुश हो जाएंगे, वाह जी वाह। लेकिन गेहूं कहां से आएगा इस पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। आम आदमी का कैंसर कैसे मिटेगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जी हमने चंद्रयान भेज दिया,
Actually, the developments keep happening in different areas. It's a responsibility of the whole world. It's not individual. The Bharatiya Sankalpam does not just think about one nation. So when we say America has sent, it is also our brothers. Because we have the concept in the traditional Bharatiya Sankalpam Vasudhaiva Kudumbakam. And the whole world is one. So we don't have to distinguish whether America is doing or somebody else is doing, whether Russia is doing. So it's one and the same. And no time there is a requirement and technology keeps coming. Always technology comes first and the requirements are made. And I think the telephone or the TV or whatever you see around, these are all the technological development. And development does not happen overnight. So it needs to go step by step. And any experiment which happens, for example, the DRDO experiments, whatever research happens in defense research labs, there are a lot of materials which are being used for treatments today. So when you have a development in one area of technology that have got hundreds and applications in different other fields. And as the whole world is growing, India cannot stay back and say that we are not doing anything because we are a poor nation. The concept of India is a poor nation itself is a wrong concept. India is much more richer than any other country in the world. I'll take example from the traditional wealth which we had. For example, the Vijayanagara Samrajyam, the king who used to go for taking bath, the donkey which carries the dress for his changing, that dress is enough to buy the whole America today. We were that rich. So we were traditionally rich. We are still rich. There may be few people who are poor. And that happened during the Rama's period also. Not now, even the Krita Yuga period also, we had the poorest of the poor. And during that period also, people have thought about moon, thought about different missions, thought about missile generation, because he himself has taken example of generating missiles or rocket or firefights and such weapons during those period. So always there was a enthusiasm in people, understanding what is happening around, and that jitnasa keeps live in people, and we will start doing developments. We cannot stop it, and no nation in this world can stay behind and then say that we will first feed every poor and every disease will get treated, then we will go for development. That world will never happen. Always there will be problems, always there will be poverty, always there will be illness. As the world grows further and further, there will be problems also growing further and further. So it's not a stoppage to development, and it should never come in the way of development. तो चलिए ये बताइए कि चंद्रयान की परिकल्पना किसने और कब करी थी? Maybe it must have started in 1960s when the whole space era starts from 1960s. During that time, people have gone to some height above the atmosphere, and then probably must have thought of going to moon. And it is the Russians who tried the first experiments in moon, and then followed by America. And I think it's almost 40 years over when India started looking at moon missions. So it's a long-term strategy which Department of Space had, and all of our chairmans earlier. Maybe we must say that we have taken the spirit from Vikram Sarabhai, but maybe the actual activity must have started in the U.R. Rao's period. And it is after U.R. Rao we have Kasturi Rangan who did the lot of laying foundation stone for this mission, and now it's Madhavan Nair who has taken this leap to send it very fast. पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत में ऋषि मुनि हमेशा से कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे, कुछ ना कुछ आविष्कार करते रहे जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए होता था, लेकिन आज जो आविष्कार किए जा रहे हैं वो कितने मानव के हित में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दरअसल जो अभी के आविष्कार हो रहे हैं वो आविष्कार नहीं है, वो उन आविष्कारों का परिष्कार है। जो कर दिए गए हैं उन्हीं को दोबारा से साफ वाफ करके मांझ के दोबारा सामने रख दिया जा रहा है कि ये लीजिए जी साहब, ये नई बोतल में पुरानी शराब डाल के हम आपको पेश कर दे रहे हैं। तो इट्स अ ओल्ड वाइन इन न्यू कास्क। तो कुछ नहीं है। अमेरिका ने आज तक कोई ऐसा मौलिक रिसर्च नहीं किया जिसको वो ये कह सकें कि उन्होंने पूर्व की सभ्यताओं से चुराए हुए या पूर्व की सभ्यताओं से लिए गए उस आध्यात्मिक शोध को
उल्टा पुल्टा करके और उसको एक साइंटिफिक पैरामीटर में डाल के नई टर्मिनोलॉजी, नई लैंग्वेज, नए लिंग्विस्टिक जार्गन्स के साथ सुशोभित करके उल्टे हम ही को ना बेच दिया हो। उसी नीम के पेटेंट जिसकी एंटीबायोटिक्स बनती थी, उसी नीम की पेटेंट के लिए आज अमेरिका अपनी जान लड़ा दे रहा है। उसी हल्दी के पेटेंट के लिए अमेरिका अपनी जान लड़ा दे रहा है। जिन चीजों को हमने वर्षों पहले खोजा था, उसी रस, रसायन, तत्व, औषधियों का जिनका हमने वर्षों पहले खोज कर लिया था, आज उसको एक नए कैप्सूल के रूप में फॉर्मेट करके और कहा जा रहा है कि जी ये चूंकि एक एसोसिएशन द्वारा प्रूव्ड है, इसलिए ये बहुत मान्यता प्राप्त है। आणविक ऊर्जा हमें चाहिए, बहुत जरूरी है। ऊर्जा हमारी आवश्यकता है, हमें बिजली चाहिए, ये हमारी जरूरत है। लेकिन वो बिजली हम सिर्फ अमेरिका से ही खरीदे, ये हमारी मजबूरी है। क्षमा कीजिएगा, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, हमारे पास भी है। हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम उसको रसिया से या किसी अन्य देश से ना लें, इसके लिए वो सारे चक्रव्यूह रचते हैं। तो वैसे ही सारा चक्रव्यूह इस तरीके का तमाम जो वैज्ञानिक वर्ग है वो रचता है। वो उन्हीं चीजों को उल्टा पुल्टा करके इधर उधर घुमा फिरा के लाके आपके सामने पेश कर देता है। जी लीजिए, हमने ये नई दवा इजाद कर दी। तुलसी पहले थी नहीं क्या कि आपने नई दवा इजाद कर दी? हल्दी पहले थी नहीं क्या? उससे लोगों के इलाज नहीं होते थे, उससे लोग स्वस्थ नहीं रहते थे? ऐसी भयानक बीमारियां होती थी उस समय? नहीं। तो पहले तो वो बीमारी क्रिएट कर दी, पहले उस बीमारी के वायरस क्रिएट कर दिए, फिर उसका दवा दे दिया। तो ये आविष्कार नहीं हो रहा है, ये दरअसल अगर इसको कहा जाए कि ये शोध हो रहा है और ये आविष्कार हो रहा है, क्षमा कीजिएगा, ये आविष्कार नहीं हो रहा है, ये उस किए हुए आविष्कारों का परिष्कार हो रहा है। और कुछ दिनों बाद वो आविष्कार इनका बहिष्कार कर देंगे। तो वो बहिष्कार भी हो गया है। अब पता लगा कि वो एक वायरस निकालते हैं, उस वायरस को ट्रीट करने के लिए दवा निकालते हैं, वो वायरस निकल के बोतल में से भाग गया। अब भाग गया तो पता लगा वो फैल गया, अब फैल गया तो वो डेंगू बन गया, अब डेंगू बन गया तो उसके लिए दवा ढूंढो। तो अब ये तो कहानी वही है कि पहले हम एक राक्षस पैदा करेंगे, उसको छोड़ देंगे, वो सबको खाएगा, फिर उस राक्षस को मारने के लिए हम एक देवता बना देंगे। ये वो कहानी है। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ साइंस अब वो नहीं रह गया है कि वो जनहिताय लोक हिताय हो, अब वो व्यक्तिगत स्वार्थ का साधन है। हर साइंटिस्ट के पास कुछ खुराफात करने को है। ये लोग भी ऋषियों मुनियों की भटकती आत्मा है, जो अब पता लगा वो सीसी बोतल लेके, सफेद सफेद कपड़ा पहन के, दाढ़ी बाल बढ़ा के और वो बड़े बड़े साइंटिफिक लैब में घूम रहे हैं। भटकती हुई आत्माएं हैं ये। और अब उसमें से कुछ नई नई चीजें निकाल देते हैं, कहते हैं जी हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ये लीजिए जी। तो इससे पहले नहीं थी वो क्या? अगर इनसे कोई ये प्रश्न करे कि क्या ये चीजें इससे पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, कि उस उत्सुकता को हम आप वो उबाले और हमको यूरेनियम ला के दे और यूरेनियम उस चंद्रयान में भरे, उसको भेज दें यहाँ से ऊपर, फिर वहां से नीचे आ जाए, तो आप वहां से क्या लेके आए जी? पत्थर। अब क्या करेंगे इस पत्थर के? इसको फोड़ फोड़ के देखेंगे। तो यहीं से पत्थर दो चार लेके फोड़ लो, कोई पहाड़ फोड़ के उसमें घुस जाओ, उसको निकाल के उसमें से चंद्रयान बना लो और उसमें से देख लो कि भाई उस पत्थर में क्या है, पृथ्वी कैसे बनी। यहां नहीं कर सकते, वो ऊपर जाके करेंगे। तो ये तो शगल है, ये दरअसल कोई प्रयोग नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल लग्जरी है, साइंटिफिक लग्जरी है, जिसको ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और वही उन्हीं ऋषि मुनियों की भटकती आत्मा है ये, जो वो सब कपड़े वपड़े पहन के अब पैदा हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि भाई लो जी, हम नए साइंटिस्ट हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, करिए, देश का पैसा है, उसको बर्बाद कीजिए, आप जो करना है कर लीजिए। Yeah, I think I agree with Professor Ratnesh. During Mahabharata war also, there were people like Dr. Ratnesh, and they were called Charvakas. जी बिल्कुल थे, ऐसे ही थे। The Charvakas are पठितव्यम given. तदपि मर्तव्यम तो जीवा शाश्वत किम कर्तव्यम, ये चारवाक ने कहा था। तो भाई अब जब आप वही साइंटिफिक प्रयोग करके मर जाएंगे, तो आप जिंदा ही क्यों है फिर? और आप कर क्यों रहे हैं? मरेंगे तो आप ही, तो आप अमरत्व के लिए प्रयोग कर रहे हैं जी, हम सबको इमॉर्टल कर देंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा। तो फिर उसको क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जस्ट टू कीप पीपल एंगेज, कीप पीपल फूलिंग। The Charvakas are designated critics, because when there is a criticism, people will improve. And I have to recall or maybe give definitions of the inventions which happened during the earlier Indian period.
For example, in the Chandrayaan, we have got nearly 4 to 5 spectrometers which are being sent. One of the main points Professor Ratnesh said is that we are reinventing the same wheel. It's really true. I agree fully with him. We have got a spectrometer. Today it may be much smaller than a small cell phone which we have. We had spectrometer probably in AD 300. A reference of spectrometer which was earlier available in India can be seen in AD 300 in Amshu Bodhini, written by Bharadwaja. People may not even recollect the name. It is called Dandwa Pramapakam Yantram. It is the 109th equipment described in the dictionary of equipments which is called the Amshu Bodhini, in which it says Dandwa Pramapakam Yantram Navottara Shatatmakam Dvatrimsha Samyuktam Tamo Bheda Pradarshakam. 32 spare parts are there, and this equipment is used for splitting the sunlight and seeing its variety. And 9 varieties of colors. It's not 7. Plus ultraviolet and infrared could have been seen using that equipment. If I start recreating that equipment today, it's true it was there. And if you start recreating from the definition of Bharadwaja, it will occupy nearly 20 meter by 20 meter. That big equipment we had. And today the same equipment can be put in 10 centimeter by 2 centimeters. It's what is called a development. Okay, we had cell phones which was weighing 1 kilogram, and today we have cell phones weighing 25 grams. That is the development we are talking about. Oh, so we are talking about the development. We are talking about the development which is going to be decreasing gradually. We had human beings who were 18 feet, and now we have human beings who are 4.5, and now we are thinking of nano and micro, and that's the development. So we are not going that way. We are going this way, and that's development. I think in the height of the people, we had dwarf people in the incarnation first, right. And then when the new incarnation came, they became taller and taller. Right. I think the next generation people will become much more taller. And that's because of the science. That is there were no taller people earlier. That is because of the tolerance is getting reduced. Right. And I think people have to be elongated enough. I think this keeps happening in the development, and there are opportunities for people to reduce, look at things, deduce, and we have a proud background of science heritage, probably a lot of technological heritage also. But what we were lacking was the documentation. And he was talking about some patenting and all that. It doesn't matter who claims, because our rishis were never bothered about having a right for what they do. I think none of the Bhagavad Gita textbook or Mahabharata you can see written by whom, because it's taken for granted we know who has written it, and therefore we never had the copyright questions in place, and that kept happening. But most of the time the developments of medicine or the Ayurveda which we take, we can't see proofs, and it is the right duty of the new scientist to find proof behind all this, and therefore go development from one to another one. See, for example, it happens from 1959s or 60s or 1970s when we had got a moon mission. There were equipments being sent to moon to study. Today what we are sending is the same purpose. We are trying to send some more equipment for studying the same. The development is in terms of the details in which we can picture. Earlier we were able to picture only a large detail in a small frame of camera. But today we can go into higher and higher resolution. So today we are going to send camera which we can record 5 meter resolution, and we can take the 3-dimensional picture of the moon, and we can see the variety of minerals available. We know few minerals are available there which we were quoting as it's available for making fuels or and such details. But exactly what is available there, we don't know. So therefore the camera which we are trying to send now is the hyperspectral camera, in which we can take 32 different colors of picture simultaneously. So it can distinguish different minerals. So these experiments keep happening, and today it may be 32 hyperspectral, but we may have 300 hyperspectral camera being sent tomorrow. So it keeps happening, such developments. And we have got another one which is called a X-ray spectrometer, in which we will be able to look at the details. And we have got an atom reflector where we will know why the moon is reflecting, why the sun ray is getting reflected from moon, and then we are seeing it is brightened.
and just because of some of the reflectance which is happening inside that, and there is no atmosphere and there is no magnetosphere around it, and these experiments and these curiosity keeps happening to human being. It is not just that we can believe that moon is a mirror and it is a managaragan, and therefore the mind always reflects, and such a traditional beliefs we had in astrology or astronomy, and that have to be rebuilt and maybe proved or disproved tomorrow. That's a purpose of all research which happens. Most of the time we believe in something which happens, and for Bharat there was a plane in concept. Rama's period there was aeroplane. But I think if we just keep dreaming about such an aircraft was there, I think we don't see the aircraft of today. And it is only the technologists who try to improve upon this concept which people had, the conceptual sankalpam which we had, and sankalpam has to be brought into practice. And that is the duty of every human being. And that keeps happening. साइंस वर्सेस रिलीजन की ये बहस तो चलती रहेगी, पर अब लेते हैं वेलकम बैक टू द शो साइंस वर्सेस रिलीजन। हम यहाँ बात कर रहे हैं चंद्रयान की, और चंद्रयान से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अपने साइंटिस्ट से पूछना चाहूंगी। सर, आप ये मुझे बताएं कि इस यान में लगे क्या सारे उपकरण भारतीय हैं? We have 11 equipments which are being launched now, and out of which 5 are from India, and we have 3 from European Space Agency, and 1 from Bulgaria and 2 from NASA. तो जहां हम कहते हैं कि भारत डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, वहां विदेश से इस तरीके के उपकरण लेना कितना सही है? Actually, it is not that we want their equipments to be part of our mission. It is an international consortium. We have got, like, each department have got a collaborative access and combined research, and it's not that we are not doing it just for India. We are doing it for the whole human being, and therefore the cooperation between one nation to another nation is always essential. And our satellites are being launched by other country in earlier days, and today we are launching the satellites of other country, and it keeps happening in the world. And it may be it's a proud privilege for India to have the missions where we have got international cooperation, because most of the time there is a cold war between different nations in technology, and we have taken the privilege of getting into a good collaboration where we are able to combine different activities of different nations. So it's not a degrading our country, it's always keeping our pride high and high when we have got international collaboration. तो पंडित जी, क्या आप सहमत हैं डॉक्टर टीपीएस शशि कुमार जी की बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। दरअसल जो कहा जा रहा है, वट एवर दे आर सेइंग, मैं अब इनको हिंदी में ही जवाब देना ज्यादा उचित समझूंगा कि एक दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि गजब है सच को सच कहते नहीं हैं, कुरान और उपनिषद खोले हुए हैं। तो ये लोग सच मानने को तैयार नहीं होते। हम उधर से उधार मांग के ला रहे हैं, हम उनका पहिया लगा रहे हैं, हम उनसे यूरेनियम ले रहे हैं, और अब उससे अपना चंद्रयान उड़ा रहे हैं। 20 साल पहले जब आपने चंद्रयान उड़ाया था, 40 साल पहले जब आपने चंद्रयान उड़ाया था, आप वहां से क्या चीज लेके आए थे? मिट्टी और धूल और पत्थर। और उससे क्या आपने निकाला अभी तक? न कोई एनर्जी निकली, न वहां कोई कॉलोनी बसी, न वहां पानी मिला, न वहां कोई मनुष्य के लक्षण मिले, न उस ग्रह पर बसने योग्य परिस्थितियां बनती हैं। चारों चीजें नहीं है। द होल मिशन वॉज फेल। नाउ द अमेरिका इज यूजिंग मून as its own transport destination for the space vehicles. अब अमेरिका क्या कर रहा है? डिस्कवरी भेज के वहां से लोगों को घुमाने ले जाएंगे, कुछ दिन बाद एक बस चलाएंगे। तो आप इसको बजाय इसके कि ये कहें कि आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, आप कहिए कि यू आर जस्ट मियरली क्रिएटिंग अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट द टूरिस्ट टू मून, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सम काइंड ऑफ, एंड फूलिंग पीपल इज वन थिंग, यू फूल पीपल, फाइन, लेकिन आप साबित करके दिखाइए कि आपने 40 साल पहले के मून मिशन से क्या प्राप्त किया है और आज आप क्या नया प्राप्त करने जा रहे हैं। कौन सा वहां से पत्थर उठा के ले आएंगे जिसमें से आप पता लगेगा वो अब तक की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो सब पूरा कर देंगे? कौन सा पत्थर वहां मिल जाएगा जो अब तक नहीं मिला है? और कौन सा ऐसा यंत्र आप लेके जा रहे हैं जिससे आप वो पत्थर ढूंढ के ले आएंगे, चमत्कारी पत्थर जिसको आप कह रहे हैं? या वो वहां का नदी का पानी ले आएंगे, या वहां के बालू ले आएंगे, उस बालू में से आप कुछ ऐसा निकाल देंगे जिससे पता लगेगा कि वो
सारी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी कर देगा। कहां है वो, पहले एक चीज। दूसरी चीज, अगर वो नहीं है तो आप अनिश्चित तथ्य को ढूंढने के लिए किस तरीके का साइंटिफिक प्रयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तीसरी चीज, आप देश का पैसा इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन लोगों ने बर्बाद कर लिया। अब उनके पास सारे मिशन सब उनके हो गए। सब मिशन का लाऊ लप्पा वो दिखा दिया उन्होंने, बड़ा झुंझुना दिखा दिया, गुब्बारे फैला के दिखा दिए, इसमें देखो आने वाला है, ये है वो है, इसमें से हम निकाल के तेल ले आएंगे। पता लगा तेल तो मिला नहीं, अपना तेल चला गया उधर। अब वो फुस हो गया। अब वो फुस हो गया तो पता लगा दूसरे फुस वाले भी उसके पीछे लग गए। अब एक अंधे ने दूसरे अंधे को कह दिया कि भाई स्वर्ग में ऐसा ऐसा दिखता है, आंख बंद करो तो हम तुमको दिखा देंगे। अच्छा जी, तो उसने कहा कि भाई आंख बंद कर लिया, अब नहीं दिखा उसको। उसने कहा ऐसे नहीं दिखेगा, तुमको अपनी आंख फोड़नी पड़ेगी। तो उसने अपनी आंख फोड़ ली। अब वो जो फोड़ने के बाद बाकी लोगों ने पूछा कि भाई तुमको स्वर्ग दिखता है? बोले अब पहले तो थोड़ा आंख पका गया कि भाई अरे कैसे बोले। फिर उससे पूछा अपने गुरुजी से, तो उसने कहा देखो अब भलाई इसी में है कि बाकी सबों को भी बोलो, क्योंकि वो आंख वाले रहेंगे तो हम पे शासन करेंगे, तो बाकी सबको भी अंधा कर दो। सब अंधे रहेंगे तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, जो पहले वाला कहेगा उसी को मानेंगे। तो ये वही प्रयास है कि भाई सब अंधे हो जाएंगे तो आप सबको बता दो कि जी हाँ, जो साइंस कह रहा है वही सच है, जो धर्म कह रहा है वो गलत है। तो अब वो सारे लोग अंधे हो गए हैं। नहीं जी नहीं, उस हल्दी को हम नहीं खाएंगे, उस लहसुन को हम नहीं खाएंगे, उस तुलसी को हम सेवन नहीं करेंगे जिसमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो टैबलेट जरूर खाएंगे जो रैनबैक्सी कंपनी बनाती है और उसी चीज से बनाती है। तो ये हमको अंधा किए जाने की एक प्रक्रिया है, कोई साइंटिफिक प्रयोग नहीं है। शुद्ध रूप से आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और उसको ये कहा जा रहा है कि जी उत्सुकता के नाम पर हम शोध कर रहे हैं। अरे भैया, तो उत्सुकता पहले लोगों को नहीं थी क्या? और ऋषि मुनि सब बेवकूफ थे क्या जो ग्रंथ लिख गए? वो लोग बेवकूफ थे। ये जो अब नए जो तथाकथित वो सफेद चोंगे वाले और वो स्वर्ण में प्रयोग करने वाले और वो बड़ी प्रयोगशाला बनाने वाले लोग हैं और वो जो गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी लिख गए हैं, अब वो आजकल के बड़े ऋषि मुनि हैं। वो कहेंगे तो लोग टैबलेट खाएंगे और टैबलेट खाते ही जिंदा हो जाएंगे। मर गए आधे लोग वो टैबलेट खा खा के। उस टैबलेट की वजह से, उसके रिएक्शन की वजह से न जाने कितनी बीमारियां हो गई। फिर भी उत्सुकतावश हम शोध कर रहे हैं, उत्सुकतावश हम चांद पे यान भेज रहे हैं। अब आगे क्या बचा है? अब कुछ नीचे अगर पृथ्वी की होगा तो उधर एक यान भेजेंगे। तो ये तो मतलब एक आम जनता को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है जो चली जा रही है और हम बने जा रहे हैं। वो जैसे वो अंधे वाली कहानी थी कि भाई ठीक है तुम भी, अब वो अंधा जब हो गया तो उसने क्या किया? उसने कहा हाँ हमको दिखता है, बड़ा यहाँ तो नाच हो रहा है और अप्सराएं हैं और सोने के सब खंबे बने हुए, लोग हवा में चलते हैं। बाकी लोगों ने सोचा अच्छा ऐसे नहीं दिखेगा, लाओ हम भी अपनी आंख फोड़ लेते हैं। वो भी फोड़ लिए। पता लगा अंत में सब पूरी आबादी अंधी हो गई। संत अंत में सब एक ही गुण गाने लगे, हाँ जी हाँ सब यही चाहिए, यही सत्य है। तो ये वही कहानी है, यही सत्य है कहलवाने के लिए आप उसको तमाम आवरण, ढांचे, आडंबर जोड़ दीजिए और कह दीजिए यही सत्य है। तो वही सत्य है। I think the vision of ISRO had the same vision which Professor Ratnesh had. विक्रम साराभाई, मैं बिल्कुल आभारी हूँ। विक्रम साराभाई, इसरो ने ऐसा दृष्टिकोण है तो उनको ये मिशन तो इसन बंद कर देना चाहिए। कम से कम हल बनाने चाहिए, बैल बनाने चाहिए, ट्रैक्टर बना के लोगों को देना चाहिए कि खेती करो, अनाज उपजाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। Vikram Sarabhai talks about the vision of ISRO as we are not trying to compete or we are not trying to fool people around. Our idea is to understand the technology what the other nations are doing. Unless we grow, we cannot evaluate what others are doing. Assume the other nation like America is trying to fool us. If we have to stand and say that they are fooling us, it is our activity should grow on par with them. So it is after this mission probably we will be able to say all the truth, the so-called truth which America or Russia has opened up to the science world, we will be able to say whether that is right or not. So we have to grow on par with other nation to understand them and also probably to contribute or to contradict. If you want to say yes or no, we have to grow parallel.
So this is what we have been doing, and it is always true that no nation can stay behind when the whole world is growing. This keeps happening, and it's true that the blind story, if one is blind, the other have to open their eyes. So probably if the Western country or other countries are blind, as he says, I don't agree with him, we are trying to open up the eyes. Second one, the traditional knowledge which India today, the Bharat is trying to say that the Veda talks about everything. If you try to look at Veda, it is never written in India, the so-called India. India is only the custodian for Veda. It has been written closer to the China-Mongolia border. So it is not our property which we are claiming as ours today. So as the world grows, the world grows, it keeps... I have to say something here. ये आपके उन पश्चिमी वैज्ञानिकों का तथ्य है कि मंगोलिया और चाइना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे। क्षमा कीजिएगा, ये उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट जिनको आप कहते हैं, समाज वैज्ञानिक, जिन्होंने इस तथ्य को साबित किया, क्षमा कीजिएगा, जो द रेस विच वाज कॉकेसाइड, which started from Caucasia, moved all over down to Asia and India, that race has written Veda. There was no particular geographical demarcation at that point of time. So you agree there was a race who came down, therefore the origin is not in India. बिल्कुल मानता हूँ इस बात को मानने की ना मानने की कोई तथ्य ही नहीं है। ये सभी मानते हैं कि आर्य लोग मूल रूप से इस देश या इस महाद्वीप, जिसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं, हम अपने जम्बू द्वीप का उल्लेख नहीं करते हैं। एक बेवकूफ किसी वैज्ञानिक ने यह कह दिया कि यह जम्बू द्वीप नहीं था, दिस वाज इंडिया, तो हम उसने मान लेते हैं। ये भारतवर्ष नहीं था तो हम उसको मान लेते हैं। और चाइना जो है वो भारतवर्ष तक का हिस्सा नहीं था तो हम उसको मान लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव मोर प्रूवन फैक्ट्स, और हमारे पास जो प्रूवन फैक्ट्स हैं हम उनको नहीं मानते हैं। आई थिंक जम्बू द्वीप था, और यहाँ पर काकेसिया से लोगों की एक बड़ी आबादी, जो वहां से एक रेस चली, वो इस तरफ क्रमशः अपने वृद्धि क्रम में आकर बसी, और उन लोगों ने वो वेद लिखे। अब आप उसको कहें कि वो भारतवर्ष जो अभी मैकमोहन लाइन है उसके अंदर है और उसी को हम मानते हैं, तो भाई वो तो आपकी अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं, आपकी अपनी मान्यताएं हैं। अगर वो मान्यता नहीं है, और वो किसने प्रूव की, उसको किसने साबित किया? पश्चिमी देशों के तथाकथित एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। हम तो नहीं मानते उसको। हम कहते हैं कि भाई हमारा जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, भरतखंड है, आर्यावर्त है, तो आप उसको तो गलत साबित कर देंगे, नहीं ये तो एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेद में लिखा हुआ है। वेद सही नहीं है, वेद आपने नहीं लिखा है, तो वेद आपके कल्लू प्रसाद जी के नाना ने लिखा है, जो स्वीडन में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं। तो कल्लू प्रसाद जी के जो नाना थे वही वेद के मौलिक रचयिता थे, और उनसे हम चुरा के ले आए, यहाँ रख लिए उसको। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये वैज्ञानिक दिमागी दिवालियापन है। दिस इज साइंटिफिक बैंक्रप्सी, टोटली बैंक्रप्सी। है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, है ही नहीं कुछ कहने के लिए, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बांट दो, उसको कुछ भी बना दो, उसको किसी डब्बे में रख दो, बोल दो ये लो जी, ये नियोफग्रीन है। क्या है भैया, इससे क्या होगा? इसको खाओगे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। उसको खाते ही आप मर गए तो अब उसको बोलेंगे दोबारा से लैब टेस्ट करेंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। अरे गड़बड़ हो गई तो उसको फांसी पे चढ़ाओ ना, तुमने तो सब कुछ साइंटिफिक प्रूवन किया था। गड़बड़ कैसे हो गई? फिर आपका मिशन ऊपर जाता है, वहां से आते समय गिर गया, कहां गया? पानी में गिर गया। नहीं, वो डाइल्यूट हो गया, एयर में डाइल्यूट हो गया यान। क्यों? मिशन फेल्ड, नासा का मिशन फेल्ड। बताइए, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन, सब कुछ सिस्टमैटिक है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रैक्टिस्ड है, टेस्टेड है, एवरीथिंग इज टेस्टेड, वेल टेस्टेड। तो टेस्टेड है भैया, तो कैसे गिर गया? गिर गया तो उसके लिए किसको फांसी पे चढ़ाओगे? उसके लिए कुछ नहीं, हम दोबारा लैब में टेस्ट करेंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? इतने दिन से बेवकूफ बनाया, आगे भी बेवकूफ बनाओगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे? मतलब कोई सीमा है बेवकूफ बनाने की? आर्यावर्त नहीं है, भरतखंड नहीं है, जम्बू द्वीप नहीं है, कल्लू प्रसाद के नाना का लिखा हुआ वेद है, क्योंकि वो किसी मार्क गोथेन ने लिख दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रेस तो ऐसी थी। तो इफ दिस रेस इज दैट मीन्स योर वेदा इज नॉट रिटन बाय यू, बाय समबडी एल्स,
तो कौन है भैया somebody else? Who that somebody else is? उसको लाके आप साबित कराइए। नहीं, वो साबित नहीं कर सकते, लेकिन वो ये जरूर हमारे मन में साबित कर देंगे, हमको वो अंधों वाली कहानी सुना देंगे कि जी आप आंख बंद करेंगे तो आपको स्वर्ग दिखाई देगा। कहाँ है भैया? हम बिना आंख बंद किए नहीं देख सकते क्या? हम आंख खोले बिना नहीं देख सकते क्या? हम आपके साइंटिफिक तथ्य को ही मानेंगे तो सच होगा? नहीं होगा। हम कहते हैं जी हमारे पास वेद है, हमने लिखा, हमारा आर्यावर्त था, हमारा भारतवर्ष था, हमारा भरतखंड था, ठीक है, वहां से हमारे पूर्वज आए, हमारे पूर्वजों ने एक मानव क्रम के विकास की यात्रा शुरू की, वो यहां तक आए, बसे, इस जगह को उन्होंने रहने योग्य बनाया, यहाँ के पर्यावरण को रहने योग्य बनाया। अब आप अमेरिका में बस के हमें ये समझाने वाले कौन होते हैं कि जी ये हमारा, ये तो आपका है ही नहीं है, तो आपका भी तो वो नहीं है, आप भी तो कहीं से आए थे, आप भी निग्राइड थे, एफ्रॉइड से और मिक्स ब्रीड हैं आप, तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आप ही वो जेन्युइन यूरोपियन ब्रीड हैं जो अपने आप को जर्मन आर्यंस कहते थे? तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। उस गलत को नहीं, आपका मिशन गिर गया ऊपर से, उसको सही नहीं, आपकी हजारों दवाइयां फेल हो गई, वो नहीं, तो उस फेल्योर को कभी नहीं देखेंगे, उस फेल्योर पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपका वेद आपका लिखा हुआ नहीं है, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। जी आपका तो है ही नहीं है। अरे भैया तो तुम्हारा है तो कल्लू प्रसाद के नाना को ले आओ ना, जिंदा करके खड़ा करो, तुम्हारे पास सारे साइंटिफिक प्रयोग हैं, उनको लाके खड़ा करो, वो बताएंगे कि जी हमने वेद लिखा कि नहीं लिखा है, तो वो भी नहीं है। तो आप हैं कौन? जी मेरा नाम फला मार गाथेन या टिंग पोंग है, जो भी है, कद्दू प्रसाद है, हमने लिख दिया है जी। क्यों, कहां से आपने लाया ये नहीं बता, ये फैक्ट्स कहां से आपको मिले ये भी नहीं मालूम, आपका यान गिर कैसे गया ये भी नहीं मालूम। हम दोबारा प्रयोग करेंगे, आप जब उनसे 4 सवाल पूछ लीजिए, पता लगा वो अपनी दुम टांगों में दबा के भागते हुए दिखाई देंगे। तो ये विडंबना है विज्ञान की, ये विडंबना है कि वो धर्म को सरासर जो तथ्य है, जो सत्य है, जो कथ्य है, उसको नकारते हैं और ये कहते हैं जी हम सच बोल रहे हैं। अरे भाई तो आपने सच को साबित तो करिए, आपका हवाई जहाज गिर क्यों गया? आपने जो मिशन भेजा था वो डिस्कवरी कहां चला गया? हवा में उड़ गया, क्यों फेल हो गया? उसके लिए कोई साबित नहीं कर सकता या उस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। अब आप बताएं। I think the development of geophysical or geological movement, if you study, it is very clear that it is not this part of the land which was originated on the evolution or the development of Vedas. The Himalaya itself came quite later. The quote which he talks about, the Bharadagande Bharadavarshe Meroha Dakshine Parshe, the Meroha Dakshine Parshe, those, the Meru itself, the Himalaya itself came much later. Probably if you claim on one end that Veda is the oldest and much older than 200 million years, or if you say it is the new part, then all these traditional rituals which we know today are only written very few years older, maybe 10,000, 20,000 years old. Veda is much older than that. So we must believe that. Because the traditional belief of Bharat, which says the Yuga which has ended once and that Krita Yuga came, Treta Yuga came, Vedas were much, much older than that. It is more than 16 lakhs of years when the Krita Yuga happened. So if you take these two things, if you systematically study this and analyze, you understand that India was not in this shape today as we are seeing, maybe those time. Doesn't matter. One end what happens is people take pride that India is my land, Bharat is my desham, and all this knowledge is with us. And on other end we will say that the Vasudhaiva Kudumbakam and the whole nation is ours, whole world has to be progressed. And sometimes you become so conjuice and sometimes you become so liberal, and that is the contradiction which the people have. I think that have to go. नहीं ये contradiction किसका है? ये contradiction उन liberal लोगों का है जो आपको आपके अस्तित्व से जुदा कर देते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है जी वसुधैव कुटुंबकम, और आप अमेरिका से आके कहते हैं नहीं जी ये आपकी जमीन ही नहीं है। No, we must agree that America is also our own land. Because if you talk about the architect of America today, the traditional architect of America, they say it's all Maya. That the caste with people who were constructing or having architectural knowledge in America is called Mayan. The engineers America were called Mayan traditionally, and it is the same Mayan who has constructed Sri Lanka with the direction of Shiva.
That means once upon a time the whole world was one, and we had the same traditional knowledge which we had shared together. And Right. it so happened तो in America. अब आप वैज्ञानिक ज्ञान के बाद और सारे इन तमाम जो ज्ञानों की आप तथाकथित रूप से चर्चा कर रहे हैं, जिस पर आप बात कर रहे हैं, उस तमाम ज्ञान के बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अब पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दो, 5 हिस्सों में बांट दो, फिर इसको ले आके एक पास एक कर दो. मतलब ये वैज्ञानिकता है. वो जिसने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम है, उसको उसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए और फिर पूरे विश्व को 4-5 हिस्सों में बांट दीजिए और उनको कह दीजिए कि नहीं, जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ नॉलेज है और जो ईस्टर्न स्कूल ऑफ नॉलेज है, इन दोनों के बीच में ये है कि ईस्टर्न स्कूल ऑफ नॉलेज इज नॉट डॉक्यूमेंटेड एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ नॉलेज इज ऑल डॉक्यूमेंटेड. तो अब आप उसको पहले तथ्य मानेंगे, because it is quite late. नहीं, आप उसको But पहले today, तथ्य मानेंगे. no, see, we had documentation. We had lot of good schools like Nalanda, Takshashila were available, and we had got lot of people तो from different part of the world. श्रीमान जी, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं आप? Why their existence is questioned? It's not questioning their existence. Obviously, it is. It is Obviously, not. It is not. When you are questioning the existence of the people who reside here, when you are questioning the existence of the Aryans, when you are questioning the origin of the people who wrote it, obviously you are making a question to fool people. I am only trying to say that it was written in some part of the world and it came to our pen. We are the custodian today, and definitely the whole world have to be seen as a single entity, but not as different compartments. Right. We don't have to see it is India is separate, the different part is separate. And talking about the other part which he talks about, like we had knowledge, like for example the Vimana definition have been put. Very fantastically the definition is there. But unless we recreate and show this, the definition remains as definition. Desha deshantaram yadbhat dyupa dyupantaram chaiva yo ambare gantumarhasi sa Vimana iti prokta. Definition is well written. जी. But unless we तो रावण का विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था कभी, लेकिन ये अमेरिका वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि वो साइंटिफिकली टेस्टेड एंड प्रूव्ड था. Now, I think I have to contradict him again. In Mahabharata, we have got two characters, one Dharmaputra and Duryodhana. Both were students of the same guru. And we agree one was successful and the another was a failure. So traditionally also we had students, one was a successful student, Dharma Shastra, learned perfectly well, and the other part perfectly failed. So always, not in technology, in teaching, I think Ratnesh is a professor. I think all the students does not perform perfectly well. There will be a lot of failures. Whenever there is a competition, whenever things happen, sometime it happens, work, sometime it does not work. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आप इसको स्वीकार कीजिए, मेरे समझ से आप इसको स्वीकार कीजिए पब्लिकली कि हाँ ठीक है, विज्ञान जो है एक प्रायोगिक प्रक्रिया है, लेकिन धर्म एक साबित तथ्य है. See, always there is something called Shruti and Smriti. Shruti is only the truth which was told, which has not been realized, which has not been understood. And when somebody try to understand it, it is with the specific knowledge which he has got at that point of time, he tried to prove things. And that is what gives us PhD. Or the knowledge or the definitions which says that, I have proved this. The proving is only called research. It is researching. That means you always try to research on this. That keeps happening. So today which I prove as the truth, tomorrow a brilliant fellow can come and say that all these are wrong. That's also called science. Because science keep on improving. डॉक्टर शशि कुमार जी, सवाल आपसे कि इस चंद्रयान को आपने क्या-क्या कार्य सौंपे हैं? We have many targets. One is to understand the terrain, and second one is to understand the mineral component inside that, and third one, we understand that there is a gravity in moon. But that gravity, how good is that gravity? It is learned that it is 1/6 of the Earth gravity which is acting on moon, but some portion of moon does not have that sort of a gravity, but some other portion have got a different gravitational field. So we want to know how the gravitational field is distributed over there. And when we look at some portion of the moon, it's always dark. The poles on the moon does not get the sun reflection, and it is always dark. And we want to know what are the chemical reactions which happens because of the sunlight falling on that.
So these are all the atomic structure study and the chemical study and mineral study, and there are a lot of minerals available there, and which are all the minerals and how they react. These are all activities which we are trying to understand from this mission. And there is another mission which is called the Moon Impact Probe, which will be landing on the moon. It will take some 20 minutes or so, because the whole satellite will be revolving around the moon at a 100 kilometer orbit, and at some point of time the probe will go and then land on the moon. It will take 30 minutes from 100 meter to reach onto the moon surface, and it will be landing there, and which has got a video mechanism, and it also have got a radioactive detector. It will land on the moon, therefore we'll be able to understand the lithospheric effect and as well as the atmospheric effect, if at all a good atmosphere exists around the moon. These are all the experiments which are planned around this mission. पंडित जी, अभी आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि चंद्रमा के ऊपर दाग है, उसका रिएक्शन होगा। ये चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए हम ये चंद्रयान भेज रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना सही है? अरे भाई, मैं तो एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि चांद के फटे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? उसके ऊपर दाग है, उसके ऊपर धब्बा है, अब जबरदस्ती हमारे खोपड़ी में खुजली हो गई या हम वहां जाके सिर मारेंगे? क्या जरूरत है? आप वो दाग धब्बे को छोड़ के यहाँ पृथ्वी पर मरते हुए लोगों की चिंता कीजिए ना। भूख से मर रहे हैं जो लोग, भूखमरी जिनको है, उनके अनाज की चिंता कीजिए ना। या पता लगा अपना सिर ले जाके उसमें टकरा देंगे, उसे दाग धब्बा क्यों है, हम पहले उस पर सोचने जा रहे हैं। ये तो बौद्धिक विलास है। घर में आग लगी है, आप पता लगा पानी ले जाके दूसरे गांव को पहुंचा रहे हैं बौद्धिक विलास के लिए। तो ये बौद्धिक विलास, ये इंटेलेक्चुअल लग्जरी है कि आप जी हम जा रहे हैं, हम चांद पर क्या देखने जा रहे हैं, हम उसका धब्बा ढूंढने जा रहे हैं। भैया तो क्यों जा रहे हो धब्बा ढूंढने? और कोई काम नहीं है क्या? कोई मतलब ढंग का काम नहीं है आपके पास, कोई उत्पादक उर्वरक काम नहीं है आपके पास, आप पता लगा ले दे के वही धब्बा ढूंढेंगे जाके। अब धब्बा ढूंढ के वहां से क्या ले आएंगे भाई? वहां हम डार्कर साइड ऑफ मून में जाके वहां ढूंढेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। अरे भैया, यहाँ उत्तरी ध्रुव में चले जाओ ना, 6 महीने वहां है, वहां जाके प्रयोग कर लो, देख लो कि वहां क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसको खत्म करो। पता लगा वहीं जाके हम ढूंढेंगे। काहे जाओगे वहां भैया? क्या तुमको कौन सा कुत्ता काट लिया है कि वहां जाके तुम वो ढूंढोगे तो उससे आपको कुछ मिल जाएगा? वहां से आप क्या मिनरल्स लेके आएंगे? यहाँ मिनरल नहीं है क्या? कम मिनरल है पृथ्वी पे? सबको ढूंढ लिया पृथ्वी के मिनरल की, अब चंद्रमा पर जा रहे हैं मिनरल ढूंढने। अरे भैया, पहले यहाँ तो ढूंढो, यहाँ वाला खत्म कर लो, उसके बाद ऊपर चले जाओ। लेकिन नहीं, पहले यह है कि हमको सिर में खुजली हो गई तो हम जाके वहीं सिर टकरा देंगे। तो टकराओ, अब किसने आपको मना किया? अब देश का पैसा है, आप बर्बाद करना चाहते हो, कर लो, मजे करो। The difference between a human being and an animal is having knowledge. आहार निद्रा भय मैदुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनां ज्ञानं नराणां अधिगो विशेषो ज्ञानेभिः न पशुभिः समाना. If you just want to have aharam, food, and nidra, bhayam, maidunam, sex, and this satisfies the minimum requirement of animals. But as a human being, he always wanted to learn and understand what's happening there, what's happening here. And these questions keeps coming in human being, and the basic question of the inquiry of knowledge is what makes a human being different from an animal. क्षमा कीजिएगा, पहले तो आम आदमी के जो मुख्य 3 वस्तुएं हैं वही पूरी नहीं हो रही हैं। आप उसके ऊपर ज्ञान की बात कहां से ला रहे हैं? पहले तो आहार नहीं है, निद्रा नहीं है, और उसके ऊपर आप चले जा रहे हैं कि अब इसके ऊपर हम ज्ञान की भी बात करेंगे। अरे पहले तो आहार दीजिए। विज्ञान की पहली आवश्यकता क्या है? मानव जाति के लिए या मानव मात्र के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धि कराना। द बेसिक एंड फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमन रेस हैज टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। तब आप जाके चांद में टकराइए ना। किसने मना किया? आप मंगल पे जाके छेदा कर दीजिए, उसमें एक ड्रिल मशीन लगा के इधर से उधर छेद करके उसमें से एक चंद्रयान निकाल दीजिए बाहर अंदर। बहुत बढ़िया जी, लेकिन खाने को तो पहले ही उपलब्ध कराइए। लोग भूखे मर रहे हैं। Today's scenario, there is nobody who is starving if he is ready to work.
The people who are starving are poor people, or we traditionally call them poor because they are very lazy and they don't do work. I think today's field, if anybody is ready to do a little bit of work, they will have the minimum requirement to live. There is a nice story which talks about the discussion between Rama and Sita. Sita was seeing a lot of poor people around who were all not having sufficient food, lot of problems in their life and all that. Then Sita recommended Rama to give sufficient food for all of them. Nobody should starve in this world, and everybody have to get a sufficient requirement of food and shelter, everything. Rama said, no, this is the way the world have to. People have to suffer, then only they will work. If everybody gets sufficient food, they don't work. The people work because there is something which gives them after the work on. And Sita's compulsion, Rama gave blessing to everybody that everybody should get sufficient food. Nobody should starve in this world. And after few days, some part of the palace was leaking. And Sita asked, as a king, why you are not able to stop this leakage? And he said, this is the problem. Nobody works here. Because everybody gets sufficient food, nobody works. If nobody is working, what will be the state of this world? I think there has to be sufferings, there has to be problems, there has to be poverty, and there has to be people with a different strategy. Everybody should not become equal. There has to be different people at different levels. Then only the world will improve. And people have to try hard to develop from one stage to another stage. नहीं बहुत सारी डेवलपमेंट की बात हो गई. मैं तो एक छोटी सी बात से अब इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा कि सब कुछ कहते हैं तो एक छोटा सा एक शेर है कि कहाँ बदा था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, न हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए. तो मेरे समझ से तो आप लोग कहते हैं कि जी हम सब विज्ञान ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वैसा कर देगा. अरे बिजली तो जला दीजिए घर की, लोगों को कम से कम खाने के लिए राशन तो दे दीजिए, मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी कर दीजिए. उसके बाद जाइए चंद्रमा पर, किसने रोका आपको? बृहस्पति में भी जाके छेद कीजिए, सूर्य में से 2-3 बार निकल आइए अंदर बाहर. लेकिन अपनी धरती पर खड़े हुए मानव जो है, जिनको आप कहते हैं कि काम कर रहे हैं, उनको बिजली तो दे दीजिए. वो भी नहीं दे सकते तो आप चंद्रयान लेके जाने के अधिकारी नहीं हैं. आप इस तरीके के प्रयोगों को करने के लिए वास्तव में मानव जाति के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसको बिना पूरा किए दूसरी तरफ जाने के लिए अधिकार नहीं है. धर्म तो यही कहता है. I wish Professor Ratnesh have got a politician over here to brief him on this aspect, but not a scientist to decide whether he has to do an experiment or not. We have been designated to do this job, and there is a department which is supposed to do these sort of activities, but not on the political aspect. And most of the complaints were on the political aspect. I think that is what is to be taken care of by the politicians. You have been given a job, and the Dharma Shastra says whatever job is given to you, do it with full dedication. And be a karmic in doing with no attachment, no detachment, only attachment towards your work. And as a scientist, being in this profession, it is our prime duty to do whatever best a scientist can do. ये तो है हमारी बात, लेकिन हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनके पास हैं ढेरों सवाल, और उनके सवालों के जवाब हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स. Welcome back to our show Science versus Religion only on सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लेसन्स. और हमारे स्टूडियो में आज चर्चा चल रही है चंद्रयान के बारे में, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर TPS शशि कुमार जी और डॉक्टर रत्नेश पाठक जी. आज काफी सवाल आ रहे हैं चंद्रयान को लेकर, लोगों में काफी उत्सुकता है. और पहला सवाल हमने लिया है इंदिरापुरम से, जो कि है इंदिरापुरम से राम कुमार जी की तरफ से. तो आइए सुनते हैं उनका सवाल. हेलो साहब, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ. ये जो चंद्रयान है चंद्रमा पे जा रहा है, ये इसे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और कितने टाइम तक वहाँ रहेगा? After the launch, the satellite goes around the Earth once, and it reaches approximately 24,000 kilometers in the orbit, and it revolves around Earth once. After that, it takes 5.5 days to reach to the orbit which will revolve around the moon. So it is 5.5 days of travel from the Earth orbit to the moon orbit,
which will cover 3,84,000 kilometers. And the satellite around the moon with all the equipments, that's called the payload, the satellite which has to take a revolution around the moon, will have a life of 2 years. So 2 years time, the satellite will remain around the moon and do these experiments what is intended for. Why we are going to moon? Moon is the closest planet which is, or the satellite which is around Earth, and what we can focus at the first step. We have gone up to the space up to 36,000 kilometer, which is our INSAT series of satellites, and the next target can be only moon. Once we have got moon mission, probably we can think about the other missions. That is the first target where we can look at. The second part of the question was, already people have gone there, why we are again trying to experiment on the same moon? In 1970s, the moon mission started by Russia and then America, and subsequently by China and Japan and all such people. Always the technology grows. Earlier the picture was taken with low resolution cameras, with less information were collected, but today we have got better cameras, better experimental instruments which we can send, and better informations can be always gathered. So it is our aim to learn about the moon, and for which we are sending the better equipments, which is our state of art equipments today. There were not many experiments were conducted to understand the terrain as such. So today we are trying to send the camera which can map the land, terrain mapping, on 3-dimensional model of the moon can be regenerated. So these are the mission advantages, and these are the requirements and the objectives behind the moon mission. अब हमारा अगला सवाल जो कि पंडित जी से राधा जी पूछना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं हमारा अगला सवाल। हेलो सर, मैं राधा बोल रही हूँ। हमारे देश से चंद्रयान जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। चांद पर चंद्रयान भेजना क्या धार्मिक है, हम भेज सकते हैं, ये आप मुझे बताएं। जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, और वहाँ जाके अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे भी कुछ होगा नहीं। तो अगर साइंटिफिक तरीके के भी बातें कही जाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, और अनायास चंद्रमा को, या अगर चंद्रमा को एक देवता के रूप में माना गया है, ग्रह के रूप में माना गया है, तो मेरे समझ से वहां जाकर उनको या उस अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। और इसी का परिणाम आप देख रही हैं कि मानव जाति में, मानव के अंदर तमाम तरीके की विकृतियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं। मानसिक विकृतियां सबसे ज्यादा है, लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, और हताशा, भय, आतंक, मानो जो मन का कारक चंद्रमा था, तो उसको आप अगर छेड़ेंगे या उसको आप परेशान करेंगे या उसके साथ आप इस तरीके की घटनाएं करेंगे कि आप जाके वहां उतरे, खोदे, लाए और प्रयोग करें, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा, और नहीं हुआ तो ये धार्मिक रूप से भी उचित नहीं है। हमारा अगला सवाल विकास शर्मा की ओर से है, जो कि चंद्रयान के बारे में डॉक्टर टीपीएस शशि कुमार जी से जानना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका सवाल। सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ विकास शर्मा। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो चंद्रयान हम लोग भेज रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, जबकि हमें पता है कि पहले से ही अलग अलग कंट्रीज़ ने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी समय से काम कर रही हैं, और ज़्यादातर बातें उन्होंने इसके बारे में डिस्क्लोज कर दी हैं। तो आगे हम चंद्रमा पे ही दोबारा अपना प्रोजेक्ट हमने क्यों बनाया है, और हमने किसी और प्लांट को टारगेट क्यों नहीं किया है? The Manava Dharma is acquiring knowledge, satisfying the inquisitiveness which people have. Keep on inquiring about what's happening around. And in that context, as an intelligent being with a lot of brain around, it is the requirement of any human being to understand anything around him. And as part of it, the moon also can be investigated to understand different aspect of moon. That is the first dharma of any human being. अब समय हो चला है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले पंडित जी और टीपीएस शशि कुमार जी, क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और सलाम नमस्ते की टीम को? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सलाम नमस्ते की पूरी टीम को, और
डॉक्टर टीपीएस शशि कुमार को, जो आते हैं और हमारी इतनी तीखी जो भाषा होती है उस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने शांत वैज्ञानिक, हालांकि उनके पास कोई उत्तर नहीं होता लेकिन निरुत्तर हो जाते हैं, फिर भी वो अंततोगत्वा ये तो साबित करने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान कुछ कर रहा है, हालांकि वो कुछ कर नहीं रहा होता। तो मैं तो उनको भी और सलाम नमस्ते की इस पूरी टीम और इस रेडियो स्टेशन को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कठिन विषयों पर चर्चा कराते हैं या करते हैं या लोगों तक इस चर्चा को पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। Thank you for the team of people from Salam Namaste, and very thankful to Professor Ratnesh for creating such live discussions and cutting the views, and it was always a pleasure to be with the audience and with the studio. Thank you, thanks a lot, bye. धन्यवाद आप दोनों का बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हम सुन रहे थे साइंस वर्सेस रिलीजन ओनली ऑन सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो।